Good morning, everyone. Very good morning to you all. अब 1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं, सब ज्वाइन कर लें। सबकी गुड मॉर्निंग एक्सेप्टेड। आज कोई न्यू स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास हो? नमन शर्मा, ये बच्चा नया लग रहा है, बाकी तो पहले वाले बच्चा ना। सेजल, आपके मैसेज का मैं आज रिप्लाई कर दूंगी बच्चा। कल ना मैं कुछ पेपर्स में बिजी थी तो मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था, आज कर दूंगी। ठीक है, बस नमन ही न्यू स्टूडेंट लग रहा है, बाकी तो पहले के बच्चे हैं। कशिश, अभी तो आपने मुझे, अभी तो मैं कैमरा के सामने आई भी नहीं। चलो देखो, मैंने क्या कहा था, क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था मैं मंडे रिवाइज करा दूंगी, तो मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। देखो, स्टार्टिंग का हाफ एन आवर ना एक फ्लो में चलते रहने देना। वो एक इंट्रोडक्शन है, तो उसमें ऐसे कोई डाउट्स वाली बात आएगी नहीं। रिपीट करना होगा तो कर देंगे जैसे आप कहोगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा, इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो स्टार्टिंग वाला एक बार इंट्रोडक्शन रिवाइज करा देती हूँ। आज मनन का कोई मैसेज नहीं आया। मनन है क्लास में? मनन है, ठीक है, देख लिया मैंने। चलो, हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। जो बच्चे दूसरे बैच में से आए हैं वो प्रेजेंट है। एक अभितेज तो है, अरमान होगा, और एक बच्चे ने और आना था। और कोई है जो दूसरे बैच से आया है? एक बार मुझे बता दो कौन सा बच्चा आया दूसरे बैच से, अरमान और अभितेज को छोड़ के। चलो, मैसेज तो नहीं आया। स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस कर रहे थे ना हम। स्टार्टिंग ऐसी गई थी कि हमने फिजिक्स में सारी क्वांटिटीज को ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन में डाला है। ब्रॉडली बोल रही हूँ क्योंकि एक आधी और भी है, और हमने जितनी पढ़नी है वो ये मेजरली यही दो है। फिर हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं। ये थोड़ा फास्ट ले चलती हूँ क्योंकि बता दिया ना। हमने कहा था स्केलर क्वांटिटीज हैं ऐसी क्वांटिटीज that are specified completely by the magnitude। आप नोट कर सकते हो अगर इनके सब नहीं किया था तो। that are specified completely by the magnitude with suitable units। कि जिसकी जो यूनिट्स होंगी वो बता दो, तो हमारे पास उस क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कि जैसे अगर आप टाइम बता रहे हो स्केलर क्वांटिटी का, हमारे पास एग्जांपल है टाइम, और मास, लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड, ये वाले एग्जांपल्स आप करके आए, तो अभी हम सिर्फ ये लिखते हैं, एक्सेट्रा। एनर्जी भी आती है, पावर भी आती है, ये भी पढ़े हुए ना। तो ये सारी क्वांटिटीज हम कहते हैं स्केलर है। कि आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, मतलब अमाउंट बता दिया कि टाइम 5 सेकेंड्स का है तो 5 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और यूनिट सेकेंड। ऐसी डिस्टेंस है तो मीटर इसकी यूनिट्स है, और 20 मीटर डिस्टेंस चला है तो 20 उसका मैग्नीट्यूड है, कितना अमाउंट चला है। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने डायमेंशंस वाले चैप्टर में भी किया है। पर स्केलर्स में हम एक तो ये कहते हैं कि एक तो स्केलर क्वांटिटीज दे ओबे ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। ओबे ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, और ऑर्डिनरी लॉज मतलब जो अभी तक आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़ते आए हो कि 2 + 5 7 होगा और 5 + 6 11 होगा, ऐसे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के यही रूल्स फॉलो होंगे।
नमन शर्मा न्यू एडमिशन, कोई बात नहीं नमन, हमारा ये अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, मैं स्लो कर जाती हूँ थोड़ा सा, और हितेश भी, ओके। ये हमारा आज ये वाला टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ बच्चा, ये न्यू टॉपिक है, और इससे पहले जो हमने किया है उसके अभी आपको इस टॉपिक में नीड नहीं है, तो आप फ्री माइंड होके बैठो कि आपको सब समझ आएगा। जिस दिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था, जब मैं खुद ही बता देती हूँ कि आज कितना होगा, क्योंकि आज अब फ्रेश टॉपिक है तो सबको समझ आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़नी है, हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि कुछ क्वांटिटीज आएंगी स्केलर बनेंगी और कुछ वेक्टर्स बनेंगी। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अब देखो स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको लेंथ को डिस्टेंस को ऐड करना है, आपको आपको ये सब पता होगा, फिर ये उसका मैथ्स बन जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा फोर्स वाले चैप्टर का मैथ्स होगा कि कैसे हैंडल करना है, फोर्स को ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, नेट फोर्स कैसे निकालना है। सिर्फ फोर्स का नाम ले रही हूँ, सिर्फ फोर्स ही थोड़ी ना वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी है। तो जब भी अगर 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम चीजें तो फिजिक्स वाली पढ़ेंगे और मैथ्स उसका इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी स्केलर क्वांटिटीज हमने कही कि जिनका सिर्फ आपको, जैसे टेम्परेचर है, आप बता दो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसकी कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, इतनी बार बताने से ही उस क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास। तो ऐसी क्वांटिटीज होगी स्केलर। फिर इनमें जो मैं एक्स्ट्रा बात कह रही थी कि ये पॉइंट्स लिख लो कि हमने डायमेंशन वाले चैप्टर में करे थे कि आप हमेशा लाइक क्वांटिटीज की ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो लिख लो ओनली लाइक क्वांटिटीज, ब्रैकेट में लिख लो विद सेम यूनिट्स, विद सेम यूनिट्स, विद सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। इसका हम क्या कहते थे कि अगर आप वीडियो पॉज हुई है, 1 मिनट रुको, मुझे अभी बताओ। एक्चुअली फोन आ गया था इस पे तो पॉज हुई है। देखो अभी कहां तक सुना आपने? ओके तो है, मैंने अभी देख लिया कि अब ओके है। एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था ना, तो कॉल आने पे कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो बात हुई थी। अभी बताओ आपने सुना कहां तक था? लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड सबट्रैक्टेड, तो मैं इसी पॉइंट को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? लाइक क्वांटिटीज वाला पॉइंट ही, ये वैसे पता भी था आपको, पर यही चीज रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? अब ऑडियो वीडियो तो आ ही रही है, क्योंकि तभी आपने मेरी बात पे रिप्लाई करा है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ये ऊपर वाला लिख लेना चाहिए आपको, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है नोट करना है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे जिनकी सेम यूनिट्स है। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था कि केजी में केजी ऐड करोगे, जो भी ऐड करोगे दैट मस्ट हैव द यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, क्योंकि मास में ऐड कर रहे हो। पर मास में स्पीड ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, लेंथ में टाइम कभी ऐड करती, ऐसे कहते हैं कि ये बंदा 2 मीटर चला 2 सेकंड्स के लिए, तो 2 मीटर प्लस 2 सेकंड, ये कुछ नया है? कुछ कभी सुना ही नहीं ना, ये कोई क्वांटिटी है कि 2 मीटर में आप 2 मीटर पर सेकंड ऐड कर दो। आप ये जरूर कहते हो कि ये 2 मीटर्स इधर गया, फिर 5 मीटर्स उधर गया, तो इधर उधर का ऐड करके 2 + 5 7। अब ये जो मैं इधर उधर कह रही हूँ ना,
इसको भी बाद में एक बार एक्सप्लेन करूंगी कि इधर उधर नहीं कहना होता फिजिक्स में, डायरेक्शंस देनी होती हैं। तो उस इधर उधर को बोलते हैं कि डायरेक्शन की रेफरेंस दो, ठीक है। पर अभी जो बोर्ड पे लिखा है वहां तक क्लियर होना चाहिए। ये बात हमने डायमेंशंस में भी कही थी ना, अगर मैंने सेम यूनिट्स कह दिया मतलब सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स डिफरेंट हैं, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो। द क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट यूनिट्स दे कैन ओनली बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। कि जैसे मान लो दो क्वांटिटीज लो, मास और वॉल्यूम। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम की एक स्केलर क्वांटिटी है। मास में वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मास और वॉल्यूम को डिवाइड करो। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये कौन सी नई क्वांटिटी होती है? ये तो आपने सुना है, फॉर्मूला किया हुआ है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, डेंसिटी की एक स्केलर है। तो हम कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटीज में कि क्वांटिटीज with different units, quantities with different units can be divided or multiplied to get a new quantity, to get a new scalar quantity। क्योंकि दो स्केलर को डिवाइड करोगे तो स्केलर ही आएगी। अब खाली क्वांटिटी भी लिख लो, क्योंकि आगे एक डिवीजन और उसमें तब भी करेंगे कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे डेंसिटी है, अगर आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपके पास डेंसिटी आती है। और इसकी यूनिट्स क्या है? नई यूनिट से बनेगी ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट्स है। तो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें डिवाइड कर रहे हो, ये ऑपरेशंस अलाउड है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। ये एक टाइप से आपका रिवीजन ही हुआ है ना, मैंने स्केलर भी आपको बताई थी और वैसे डेफिनेशन तो कर चुके थे। प्लस लाइक क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर, सिर्फ लाइक क्वांटिटीज का ही करते हैं, अनलाइक का नहीं करते। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी थी डायमेंशंस में, वो मैंने बता दी। पता भी था, ऐसे कुछ नया नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज दी है, वरना कॉमन सेंस में तो पता ही है। यहां तक डन है, ठीक है। अगर नोट कर लिया तो मैं रब कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। नोट भी हो गया, चलो मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। फिर हम कहते हैं कि स्केलर को हमने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट वी विल डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज। जिनका आज फर्स्ट डे है उनको स्पीड अभी ज्यादा तो नहीं लगी, क्योंकि मैं एक बार ये बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा था, हल्का सा ही रखा था। नमन है ना आज क्लास में, फर्स्ट डे है। डन, गुड, इजी भी था ना। नेक्स्ट विल डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम ऑब्वियसली ये तो हो गया कि स्केलर क्वांटिटीज है कि जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बता दो। वेक्टर क्वांटिटीज हम कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज that are specified completely by the magnitude as well as direction। कि अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे ना तो उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी डिस्कस करते हैं। That are specified by the magnitude as well as direction, plus they obey vector laws of addition। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन कि जो हम अभी लॉज पढ़ेंगे, कौन से लॉज है वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल लिख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मैंने एक्चुअली पैरेललोग्राम की फुल स्पेलिंग लिखती नहीं, ये पैरेललोग्राम लिखना है, अपनी स्पेलिंग चेक कर लेना। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखती हूँ, ये पैरेलल और ये ग्राम, ऐसे। ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो आगे भी ऐसे लिखूंगी तो समझ जाना।
ये एक लॉ है जिसका मतलब ये पढ़ेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे बाद में पढ़ेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। पर ये दोनों बातें होनी चाहिए कि आप उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, कितनी है वेक्टर क्वांटिटी का अमाउंट कितना है, और उसकी डायरेक्शन भी बताओ। और अगर ये दोनों बातें वो सेटिस्फाई कर भी रहा है, पर ना अगर उसका जो ऐड करने का तरीका है वो यही होना चाहिए, वो नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अभी जैसे पहले तो हम ये देखें कि हम क्यों कह रहे हैं कि डायरेक्शन ही बताओ। मैंने एक बार तो लास्ट क्लास में एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगाए थे, पर अभी एक नया एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरा हैंड ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैंने कहा आपने ना इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब बताओ कि 5 न्यूटन के फोर्स से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा। मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि फोर्स कहाँ लगा है, मैंने सिर्फ ये कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब अगर वो ऐसे लगाते हो तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मेरा हैंड ग्राउंड है, ठीक है, क्योंकि आप ग्राउंड दिखा नहीं सकते, तो 5 न्यूटन इधर लगाया तो ये इधर मूव किया, पीछे से लगाऊंगी तो आपकी तरफ मूव करेगा, और अगर ऊपर से लगाऊंगी तो ये मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। बाकी अगर किसी एंगल पे लगाऊंगी तो स्पीड तो आएगी पर कम आएगी, वो देख लेंगे कितनी आएगी, पर इतनी समझो कि ऊपर से लगाऊंगी मूव नहीं किया, इधर से लगाया तो मूव किया। तो ऐसा केस भी है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पर ये मूव नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप डायरेक्शन बताओ हमको फोर्स की कि कैसे लग रहा है, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, या इफेक्ट ऑफ फोर्स हम तभी बता पाएंगे इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा जब आप हमको इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दोगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हो जाती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने से। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसे कुछ क्वांटिटीज का ना हम वैसे यूज में बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल आप करंट पढ़ के आए हो ना कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आप बना सकते हो कि मान लो ये वायर ऐसे थी, या जैसे आप रेजिस्टेंस कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ये सर्किट होता था, ये बैटरी लगाते थे, टेंस नहीं करा है ना, तो यहाँ से करंट आया और इधर दो में चला गया। मैंने इस चीज को यहाँ उल्टा बना दिया, वैसे चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे बनाया ना, तो ऐसे करंट आया और इधर चला गया, इसको जूम करके मान लो मैंने ऐसा बनाया। अब अगर यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आया है तो आप यही करते थे ना, अगर मान लो क्या पता 2 यहाँ से जाए 3 यहाँ से जाए, जो भी है इन दोनों का सम यही होना चाहिए था कि ये 1 एम्पियर का हो तो ये 4 एम्पियर का हो। तो ये तो नॉर्मल लॉज ऑफ अलजेब्रा ही फॉलो कर रहे हैं ना कि आप 1 में अगर 5 है तो इक्वली इन दोनों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सम 5 आए। तो इस केस में ऑल्दो हम कहते हैं कि करंट वायर में इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, मतलब डायरेक्शन एक बार एसोसिएट कर देते हैं, पर ये डायरेक्शन ऐसी रेफरेंस वाली नहीं है जैसे हम फोर्स वगैरह की करेंगे वेक्टर में। तो करंट का ये समझ लो कि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वो अलजेब्रा भी वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा ही फॉलो करेगी, स्केलर वाला अलजेब्रा फॉलो नहीं करेगी। तो कई बार हम बोलने में कह देते हैं, कई बार एरिया के साथ भी डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो बहुत आगे वाले चैप्टर्स में आता है, इधर तो आता ही नहीं, 11th में तो कम ही आता है, 12th में ज्यादा आता है कि एरिया के साथ भी डायरेक्शन एसोसिएट करते हो, पर वो किसी सिचुएशंस में ही करते हैं, और कर भी देते हैं फिर भी एरिया वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आता, क्योंकि उसका एडिशन हम इस लॉ से नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ही है कि 2 मीटर स्क्वायर का एरिया 2 हाँ मीटर स्क्वायर का एरिया में 5 मीटर स्क्वायर ऐड करके 7 ही आता है हमेशा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। और जो मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाली रेंज बता रही थी वो मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगी। यहां तक किसी को डाउट है या रिपीट करवाना है तो अब बताओ मुझे चैट बॉक्स में, किसी को भी है कुछ बात रिपीट करानी है तो, मुझे स्लो करना है तो। एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है बार बार, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है बच्चा, थैंक यू। तो वेक्टर क्वांटिटीज के हम थोड़े से अब एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर हम रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे, हमने सीखी भी थी फिर भी करेंगे एक बार। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब जो क्वांटिटीज लिख रही हूँ पढ़ी नहीं है पर आएंगे,
और घबराना नहीं है, बस नाम ही देख रहे हैं अभी। टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों चीजें पढ़ते हैं हम रोटेशन वाले चैप्टर में। वो 5th 6th चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये वहां पढ़ेंगे, ये 12th में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा लिख देते हैं आगे। मोमेंटम, खुद में मोमेंटम पढ़ा हुआ है आपने, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे, ठीक है। एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि डायरेक्शन क्यों चाहिए, फोर्स से रिलेटेड ही आ रहा है। मान लो अगर ये कार चल रही है, किसी स्पीड से जा रही है, से 20 मीटर पर सेकेंड, अब मैं कह रही हूँ इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ और फिर बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, नहीं बता सकते। अगर आप इसको पीछे से फोर्स लगाओगे 20 न्यूटन का, तो ये इसको धक्का मिलेगा, ये आगे जाएगी, लेकिन आगे से लगाओगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर मान लो कि हो सकता है रुक भी जाए डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, पर आगे से लगाओगे तो स्पीड कम होगी, पीछे से लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो इसमें बहुत जरूरी है कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो डायरेक्शन भी बताओ, वरना हम बता ही नहीं सकते कि इस फोर्स का क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब वेक्टर्स की हमने डेफिनेशन कर ली, नेक्स्ट विल गो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जो आज आपकी डिस्कशन क्लास है ना वो 6 o'clock की होगी। पहले टाइम टेबल में 5 आ रखा है ना टाइम, लेकिन ना 5 बजे दूसरी क्लास होती है, इसलिए टाइम 6 बजे किया हुआ मैंने। तो आज भी 6 o'clock और कल भी 6 o'clock की होगी, 6 PM। मैं मैसेज भी डाल दूंगी ग्रुप पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, अगर हमको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, सिंबल समझते हैं ना ABCD वाले टर्म्स में, तो हम कहते हैं कि या तो इसको बोल्ड फेस दे दो, जैसे मैंने लिखा था, मान लो मैं एक वेक्टर बता रही हूँ, उसका नाम मैंने ए वेक्टर बोला, या तो ऐसे लिखो, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। और ये रिप्रेजेंटेशन आपको सिर्फ बुक्स में मिलेगी, क्लास में नहीं चल सकती, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए एक इजी है कि आप अल्फाबेट लिखो और अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा दो। तो एक ये तरीका वेक्टर रिप्रेजेंट करने का कि आप अल्फाबेट लिखो और उसके ऊपर एरो लगा दो। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट इज ईदर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस टाइप और bold face type of symbol, bold face type of its symbol, symbolic representation है ना कि ABCD और an arrow placed on its symbol। ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सेकंड आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करके कैसे दिखाओगे, इसमें ड्रॉ करना है, इसमें उसका सिर्फ वैसे बताना कि किसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि ग्राफिकली अ वेक्टर क्वांटिटी is represented by a straight line, is represented by a straight line with an arrow at one of its end। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और उस स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन और एरो लगाना है किसी एक एंड पे, वन ऑफ इट्स एंड्स, दोनों में से एक जगह एरो लगेगा। A vector quantity
एक कोई वेक्टर है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे और एक एंड पे एरो डालोगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं टेल, और जिस वाले पॉइंट एंड पे एरो होता है उसको हम बोलते हैं हेड। टेल वाले को ही बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और एरो वाले को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। अब ये टेल वर्ड ना, टेल का मतलब तो पीछे होता है, लेकिन यही चीज है, ध्यान रखना। कई बार ऐसा लगता है कि टेल तो पीछे वाली, पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट को हम हेड बोलते हैं। पहले थोड़ा सा नोट्स वाली बात करके फिर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। फिर हम कहते हैं, इसी ग्राफिकल के बाद ऊपर लिखियो, द लेंथ ऑफ द वेक्टर is proportional to its magnitude। proportional वर्ड नहीं पता तो मैं भी बताऊंगी। is proportional to its magnitude and arrow gives direction। ये बातें लिख लो, फिर रब करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, इसको अगर मान लो मैं, अब ए वेक्टर, इसको मान लो मैं पी वेक्टर बोल रही हूँ, पी, और ऐसे लगाएंगे एरो। अगर मान लो आपने इस पॉइंट को एक्स बोला हुआ है और इसको वाई बोला हुआ है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैं ऐसे लिखूंगी पी वेक्टर, पी वेक्टर। पी वेक्टर को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इनिशियल वाला और फिर फाइनल वाला, एक्स और वाई, एक्स टू वाई वेक्टर। पहले इनिशियल है ना, फिर फाइनल। इसको वाई एक्स नहीं लिख सकते, या तो पी वेक्टर भी लिख सकते हैं ऐसे, और या फिर इनिशियल और फाइनल, जो मेरा एक्स था और ये वाई, पी वेक्टर इज एक्स वाई वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों अलाउड है, दोनों ठीक है। और मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो ऐसे कर दो कि पी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऐसे, और सिंपली पी ऐसे लिख दो। आप अपर केस भी यूज कर सकते हो, लोअर केस भी यूज कर सकते हो। अपर लोअर मतलब कि कैपिटल वाला अल्फाबेट या फिर लोअर एक स्मॉल अल्फाबेट, दोनों। स्मॉल ए भी लिख सकते हो, कैपिटल ए भी लिख सकते हो, स्मॉल पी भी लिख सकते हो, कैपिटल पी भी लिख सकते हो। नोट कर लिया हो तो मेरे को बता देना। मैम ये फोर्थ पे क्या लिखा है? बेटा फोर्थ वाला तो मैंने अब देखा ही नहीं, कशिश पूछ रही थी। चलो नोट भी कर लिया आप लोगों ने, फिर मैं रब कर रही हूँ और इसको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। जगजीत, नो किस बात का लिखा हुआ बच्चा? आपका अभी मैसेज रीड कर रही हूँ, आपने कुछ नो लिखा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम लिखा होगा, ठीक है, डन। हाँ, रिपू पूछ रहा है एक बात, और ये बात कहनी भी है कि जो मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर क्वांटिटी का, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, और हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलेंगे। मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अमाउंट बताएगा कि फोर्स 10 न्यूटन का है, 10 के आगे माइनस लगा होगा तो वो डायरेक्शन के लिए होगा, वो करेंगे भी। मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मैं आपको प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब बता रही हूँ पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो, कोई क्वांटिटी किसी चीज के प्रोपोर्शनल होती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल जाऊंगी इसमें, तो वो वेक्टर वाली बात जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेक्टर तक लिमिटेड हो। मैं पहले आपको प्रोपोर्शनल का मतलब बता रही हूँ, फिर इसका ड्रॉ करेंगे कि ड्रॉ करने में स्केल यूज करते हैं, वो वैसे बताया था, मैं फिर बताऊंगी। देखो, एक बात आती है, अगर मैं लिखूं
कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। मैं सिर्फ आपको प्रोपोर्शनल वर्ड बता रही हूं। x इज प्रोपोर्शनल टू y, ये सिंबल ना प्रोपोर्शनल का होता है, ये अल्फा के जैसा ही लगता है, जैसे अल्फा लिखते हैं ना वैसे, पर अभी इसका मतलब है प्रोपोर्शनल। x इज प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए ना हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं कि सी वाई, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ये 1 भी हो सकता है, मैं इसको 1 भी ले सकती हूँ, 2 3 4 कुछ भी ले सकती हूँ। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर पहले तो ये कि y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। if y increases x increases। एक प्रोपोर्शनैलिटी देखो, x is proportional to y की पावर 1 या y प्रोपोर्शनल है x की पावर 1। अगर मैं कहूं अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों की पावर्स 1 है, तो आप y को करो 2 टाइम्स, तो x भी देखो y को 2 टाइम्स करो। मान लो मैंने एक y, पहले y 1 था, तो x कितना आएगा, मैं c को ना 1 ही ले रही हूं, तो x इज इक्वल टू, लेट माय c बी 1, लेट c बी 1, कांस्टेंट है कुछ भी ले सकते थे, 2 3 4 5 भी रख के देख सकते हो। तो इक्वेशन x इज इक्वल टू y, पहले y को लो 1, तो x क्या आएगा, 1 आएगा। फिर y को 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स करने में मतलब y को 2 करो तो x भी 2, y को 5 टाइम्स कर दो मतलब 5 कर दो तो x भी क्या आएगा 5। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर x को 2 टाइम्स कर रहे हो तो y को सॉरी 2 टाइम्स कर रहे हो तो x भी 2 टाइम्स जा रहा है। ये इतना लिखना नहीं था, आप समझो सिर्फ y 2 टाइम्स करोगे तो x भी 2 टाइम्स हो जाएगा, y को 10 टाइम्स करोगे तो x भी 10 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे लगा के भी देखो यहाँ पे कि अगर मान लो ये मेरा x इज इक्वल्स टू cy है, मान लो मैंने y को 5 टाइम्स कर दिया तो 5y लिखेंगे, y प्राइम मतलब नया y, 5y है पहले वाले से, तो x प्राइम मतलब जो नई वैल्यू आई है वो c और y प्राइम होनी चाहिए। तो x प्राइम इज c, y प्राइम क्या है 5y, x प्राइम इज 5cy। इसको नोट कर सकते हो, आज नहीं तो कल ये समझ आ जाएगा, जैसे धीरे धीरे मैथ्स पे हैंड पड़ेगा, फिजिक्स पे पड़ेगा, तो है बड़ी बेसिक सी बात। 5cy मतलब 5x, तो देखो आपने y को 5 टाइम्स किया था, y प्राइम मतलब मैं y की नई वैल्यू ले रही हूँ, तो आपने y को 5 टाइम्स किया y प्राइम और x भी 5 टाइम्स होगा। ये होता है प्रोपोर्शनल वाली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर ये हमेशा 5 का 5 टाइम्स नहीं होता, कई बार आपको क्वांटिटी दे देते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। आप कहाँ करके आए हो, ये रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि R इज रो L बाय A, तो आपकी बुक में आता था एरिया को आप पाई R स्क्वायर करते थे, रो L बाय A, हाँ रेजिस्टिविटी। फिर जो R वाली डिपेंडेंस थी, तो आपकी बुक में क्वेश्चंस होते थे कि R को 2 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे ये एरिया पे ही समझ लो, एरिया है पाई R स्क्वायर, तो जैसे ये क्वांटिटी है एरिया R के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आप रेडियस को डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस को ट्रिपल करोगे तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैं इसको यही एरिया से शो कर देती हूँ, ये वाला आप जल्दी समझ जाओगे ना। सर में ये भी यही रही थी, एक्स वाई स्क्वायर लिखा था, अब x की जगह a लिख रही हूँ और y की जगह r स्क्वायर लिख रही हूँ। x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर लिख रही थी पहले, अब इसकी जगह a इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट एक नंबर है, हटा सकते हैं एक बार। तो मान लो मैंने रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया मतलब 4 टाइम्स r कर दिया, पहले 2 ले रही थी तो अब 8 हो जाएगा, पहले 3 ले रही थी तो 12 हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दिया, तो नया एरिया क्या बनेगा पाई, पाई तो चलो हटा रखा है, चलो लिखे रहने दो, पाई r प्राइम का स्क्वायर, r प्राइम की वैल्यू डालो 4r का स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर मतलब 16 पाई r स्क्वायर a था। ये है तो बेटा मैथ्स, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम हमको समझ नहीं आया, ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी में चलेगी, पढ़ाना वेक्टर है पर एक प्रोपोर्शनल वर्ड को एक्सप्लेन किया। तो प्रोपोर्शनल देखना भी होता है कि y की पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1 की y के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे x y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, y की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली पावर 1 पे है तो उसको 2 टाइम्स करोगे ये भी 2 टाइम्स होगा, इसको 3 टाइम्स करोगे ये भी 3 टाइम्स होगा, ये पावर 2 पे है तो इसको डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट था प्रोपोर्शनल बताना, आज नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, ये रिपीट कर जाएगा। अभी तो सिर्फ मुझे ये चाहिए, सृष्टि कह रही है डन, और भी बच्चे बता दो जिनको आ गया समझ।
ये कॉन्सेप्ट है जो रिपीट करेगा। रिश्तेदार आ गए थे भाई। कशिश कोई नहीं, अब थोड़ा वीडियो में देख लियो, रिश्तेदारों वाली मैं नहीं करती। आज लग रहा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज प्रॉपर। अब ये मैथमेटिकल फिजिक्स है वैसे हम लोगों का। हाँ ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिक्स भी है फिजिक्स भी है। चलो प्रोपोर्शनल से वापस आ रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि ये था, ये कभी प्रोपोर्शनल अब आपने पढ़ रखा था, इससे बता दिया। करवाया क्या है कि जो लेंथ है ना वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, तो जितनी आप लेंथ ज्यादा बनाओगे वेक्टर की तो उतना आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा उस वेक्टर क्वांटिटी का। पर उसके लिए कहने का मतलब अगर मैं सिंपल ऐसे बोल दूं, एक ये वेक्टर बनाया और एक ये वेक्टर बनाया, ये भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन भी किधर बना रखी है। अब अगर मैं ऐसे बना दूं तो अब ये ध्यान रखना है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ये डायरेक्शन, क्योंकि ये काम आने वाली है इसी चैप्टर में। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, गुजरात, इंडिया का मैप बना देता हूँ ऐसे बनता है ना, ये ईस्टर्न स्टेट्स है, गुजरात नॉर्थ साउथ। तो हम क्या कह रहे हैं, दो वेक्टर्स मैंने बनाए, एक ये फोर्स बनाया एक ये फोर्स बनाया। इतना तो बता लोगे ना कि मैं ये पूछूं कि कौन सा फोर्स बड़ा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो F2 का ज्यादा होगा, क्योंकि F2 की मैंने लेंथ ज्यादा बना रखी है, तो F2 वेक्टर बड़ा है F1 से। नमन शर्मा बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ, तेरे को क्या नहीं समझ आया एक्चुअली, वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे हम। मैंने ये वाली बातें ना पिछली क्लास में बता दी थी, तो तेरे को जो नहीं समझ आया मैं रिपीट कर देती हूँ। रिवाइज करा रही थी ना, इसलिए थोड़ा फास्टली बताया। मैंने तो पहले भी बोला था, रोक लो मुझे। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बच्चा, क्योंकि बाकी बच्चों का डन भी आ गया था ना, मैं तभी प्रोसीड कर रही हूँ। तो मेरे को जो कहेगा मैं रिपीट कर देती हूँ। रुक, नमन कहाँ गया नमन? IJK, हाँ नमन बच्चा मैंने अनम्यूट करा है, तो मेरे से पूछ, देखो क्या नहीं समझ आया। मैम ये जो आप करा रहे हो ना इस टाइम, ये दोबारा बता दो आप। ये वेक्टर की लेंथ वाला या प्रोपोर्शनल वाला? मैम ये अभी करा रहे हो जो बोर्ड पे है अभी। हाँ बेटा देख, प्रोपोर्शनल वाला तो मैं खुद कह रही हूँ, थोड़ा धीरे थोड़ा लेट समझ आएगा, मतलब वो मैथ्स की बात थी थोड़ी सी, तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। अभी मैं तेरे को सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो लेंथ, अगर मैं वेक्टर की जिसकी लेंथ ज्यादा बनाऊंगी ना वो वेक्टर बड़ा होगा। एक लाइन लिखवाई है ना अभी नोट्स में कि जो जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी वो वेक्टर बड़ा होगा। सुन रहे हो? यस मैम। तो अभी देख नोट्स में लिखा है ना कि द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यस मैम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब कि वो 5 न्यूटन है या 10 है, 5 और 10 को कंपेयर करना, कि 5 छोटा होता है 10 बड़ा होता है ना। यस मैम। तो जिसकी लेंथ जो जितनी मैं लेंथ बनाऊंगी ना वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। ओके मैम। ठीक है, अभी मैं और रिपीट कर रही हूँ, तुमको अनम्यूट करके फिर मैं बोर्ड पे जाती हूँ, फिर बताती हूँ, फिर मुझे ओके बता मैम। देना चैट बॉक्स में कि आ रहा है नहीं। ठीक है, ओके मैम। ठीक। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये कहा ना कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, आप वेक्टर को एक लाइन से ड्रॉ करते हो तो वो लाइन की जो लेंथ है, कि लाइन आपने इतनी बनाई या इतनी बनाई, आप कैसे कैसे सोच कितनी बनाओगे, वो मैग्नीट्यूड के बराबर, मैग्नीट्यूड से लेना देना होगा उसका, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कि अगर मेरे को एक छोटा फोर्स रिप्रेजेंट करना है, मान लो 5 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का, मैं उनमें फर्क कैसे दिखाऊंगी कि दोनों लग इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ईस्ट में लग रहे हैं, पर मेरे को फर्क दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगी, लेंथ से फर्क दिखाऊंगी। 5 इतना बनाया है तो 10 इसका डबल है ना, तो अब जब लेंथ बनाऊंगी तो डबल बनाऊंगी, ये वाली लेंथ इसके डबल होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ इनमें सिर्फ कंपेयर करने को बोला था आपको कि ये वाला फोर्स बड़ा है या ये वाला फोर्स बड़ा है। तो इसकी लेंथ छोटी थी
तो इसकी लेंथ बड़ी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका ये ज्यादा फोर्स, मतलब हो सकता है ये 5 न्यूटन हो, ये 10 हो, या ये 10 हो या 100। वो हम कैसे करेंगे, वो हम स्केल चूज करेंगे। नमन, अब जो मैं अभी भी एक बात बताने लगी हूँ ना, ये मैंने एक बार कराई है, पर मैं अब स्लोली बताऊंगी आपको, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमने यही करा था कि स्केल कैसे चूज करना है, और वो सबके लिए थोड़ा सा होगा कि फ्रेशली बताना है, ठीक है। और भी कोई बच्चा है जिसको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं समझ आया है, रिपीट करना है? देखो बच्चा खुद बताओ। अभी तेज, अजय, आजीव, आप लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट मेरे साथ सेकंड थर्ड क्लास ही है ना। अतुल, वंश, सृष्टि, तनिष, तुम लोग रुक जाओ एक बार, चैट बॉक्स मत भरो। जिनके नेम लिए मैंने वो बच्चे बोलो। कशिश बेटा देख, प्रोपोर्शनल वाली बात ही तूने मिस करी, और वो वीडियो में से देख लेना प्लीज। वो इतना वेक्टर में नहीं था, बस सिर्फ ये बताना था कि मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो लेंथ ज्यादा बना दिया। अजय ठीक है, दक्ष ठीक है, संजना एब्सेंट आई गेस, आज प्रेजेंट है। संजना चैट बॉक्स में बताओ। और एक ही बच्चा हितेश, वंश, जल्दी रिप्लाई करो, फिर थोड़ा करते हैं इसको। आजीव क्लियर, वंश डन, ठीक है। किसी ने अब डाउट नहीं लिखा है तो मैं बता रही हूँ फिर आगे। अब हमने ये तो बोला ना कि आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, इतनी ड्रॉ करूं, इतनी ड्रॉ करूं, कितनी ड्रॉ करूं? देखो ये तो पता है कि अगर ये 3 ड्रॉ करी है तो ये बड़ा है मैग्नीट्यूड, अगर ये तीनों फोर्स है तो ये फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, इस फोर्स का अमाउंट ज्यादा है, ये ज्यादा हेवी फोर्स है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, 100 न्यूटन होगा, ये 10-20। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूं मैग्नीट्यूड, अगर ये F1 है, ये F2 और F3, मैं बोलूं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर की सबसे पहले छोटा F1 का मैग्नीट्यूड, फिर F2 का मैग्नीट्यूड, और फिर F3 का मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखना मतलब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, ये तो पता चल गया इतनी लाइन से कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ बड़ी होगी वो बड़ा होगा। नमन, मैं आपसे आप ध्यान से सुनते रहना, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी, ठीक है। आप न्यू स्टूडेंट हो ना बच्चा, आज क्लास में थोड़ा सा एक बार लगता है टीचर के सुनने में, एक बार इंटरेक्शन में फर्क हो जाता है ना, तो धीरे धीरे आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी तेज समझ सुन लिया मैंने, लैपटॉप की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अनम्यूट करा लिया करूंगी बीच में, नो इश्यू। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हम कितनी लाइन ड्रॉ करें वो कैसे चूज करते हैं? हम कहते हैं कि हम ना एक स्केल चूज करते हैं। अब मैंने ड्रॉ करना है, वो भी लेंथ को ड्रॉ करना है। लेंथ को ड्रॉ करते हैं मतलब वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करूं मैं, 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ की यूनिट्स तो सेंटीमीटर्स होती है ना या मीटर्स होती है। मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म, इसमें इस यूनिट्स में, सेंटीमीटर वगैरह में, कि लाइन से ड्रॉ करना है ना, और लाइन की तो लेंथ होती है। अगर मान लो मुझे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अब एरो और लेंथ वगैरह से करना है, हम कहते हैं कि स्टेप 1 है कि वी चूज अ सूटेबल स्केल। अब स्केल ये नहीं कि मतलब ये देव नटराज का स्केल उठा के लाए या हम दूसरी कंपनी का उठा के लाए, वो नहीं। हम चूज करेंगे कि 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो अगर मैं ऐसे चूज करूं, अब लाइन ड्रॉ करते हैं कॉपी में, वो तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करोगे, मैं चूज कर लेती हूँ कि मेरा जो 2 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, तो वो मेरा, मान लो 2 सेंटीमीटर की लाइन मेरा 5 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, या 10 कह लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की लाइन मेरी ना 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी, या कह दो 1 सेंटीमीटर की लाइन मेरी 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगी, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, दैट मींस वो 5 मीटर पर सेकेंड है। मैं लिखूंगी ऐसा, ये मेरा स्केल चोजन है। जब फिजिक्स में आप लैब में ग्राफ प्लॉट करोगे उसमें भी ऐसे करना होता है, क्योंकि ग्राफ पेपर अगर देखा हो कभी, ये सारी ग्रीन ग्रीन लाइंस ऐसे करके बना होता है, तो वो स्केल बना होता है 1 सेंटीमीटर का बॉक्स, एक बॉक्स की
जो साइड होती है, ग्राफ पेपर कभी देखा हो तो वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, इस स्केल के अकॉर्डिंग वो 5 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रही है। आपको बोला गया है रिप्रेजेंट 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब इधर जा रहा है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैंने अपनी तरफ से स्केल चूज कर लिया, या आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब 2 सेंटीमीटर या 10 मीटर पर सेकेंड के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो 20 के लिए कितनी करनी पड़ेगी? 10 का डबल है 2, 2 का डबल 4। अगर मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मेरा 4 सेंटीमीटर है और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस तरफ एरो लगाएंगे, जिस तरफ जा रहा होता है उस तरफ एरो लगाएंगे। ये मेरा ये वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट करती है। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और ईस्ट डायरेक्शन में एरो लगाएंगे। इधर से आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन मतलब, और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन, तो एरो इधर बनाएंगे, पार्टिकल इधर जा रहा है और 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि जो मैंने यहां से लेकर यहां तक की लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। मेरा 2 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर मेरा 20 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, स्केल चूज करते हैं, फिर उस स्केल के अकॉर्डिंग लाइन बना देते हैं। हो सकता है आप अपना स्केल ऐसे चूज करते हैं, सेम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो आप 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड तो कर लिया ना, 1 सेंटीमीटर को मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अब कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे? अगर स्केल ऐसे चूज किया 20 को रिप्रेजेंट करना है मतलब 2 सेंटीमीटर, तो अब मेरी 2 सेंटीमीटर की लाइन, अब मेरी 2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करेगी। फिर जब कंपेयर भी करोगे ना, तो स्केल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसको और इसके साथ कंपेयर कर दो, नहीं। जब वेक्टर्स कंपेयर कर रहे हो तो वो इनहेरेंट है, उसके अंदर बात है कि ये दोनों आपका स्केल चूजन सेम होना चाहिए। इसके साथ किसी वेक्टर को कंपेयर करोगे तो उसका स्केल भी यही होना चाहिए। इसके साथ किसी वेक्टर को कंपेयर करोगे छोटा बड़ा देखने के लिए, उसका स्केल भी यही होना चाहिए। अब जब आपको क्वेश्चन देगा ना, वो स्केल नहीं देगा, नहीं देगा। ये समझने के लिए है कि हम बनाते कैसे हैं वेक्टर की लेंथ ड्रॉ कैसे करते हैं। वो क्या करेगा, वो सिर्फ लेंथ ही ड्रॉ करके देगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है, वो यही पूछेगा इनमें से बड़ा कौन सा है। स्केल नहीं देगा, पर आपको पता है ये दोनों सेम स्केल पे बनाए गए हैं, तभी आप कंपेयर कर रहे हो। अलग अलग स्केल पे बनाओगे तो वी कैन नॉट कंपेयर, या फिर उनकी वैल्यूज निकालो कि अच्छा इसका स्केल ये है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इतनी मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसका स्केल ये है तो इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। या तो दोनों स्केल बताए और फिर उस स्केल को लगा के आप देखो कि कितनी वैल्यूज है। स्केल नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, तो लाइन ड्रॉ करेगा, फिर आप सिंपली समझ के चलोगे कि इनका स्केल सेम होगा, इसलिए इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर अलग अलग देना होगा तो दोनों का अपना अपना स्केल देगा, फिर वो स्केल यूज करके आप निकाल लोगे कि ये कितनी वैल्यू है। जैसे मैं कह रही हूँ, मान लो मैं बोल रही हूँ कि मेरी ना 5 सेंटीमीटर की लाइन 20 न्यूटन रिप्रेजेंट करती है, और मैंने एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करती है ऐसे। तो मुझे ये बताओ, अगर ये एफ वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन बताओ। 5 सेंटीमीटर 20 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रही है, 5 का हाफ है ना 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर 20 न्यूटन, तो इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन। दैट मींस इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, डायरेक्शन ईस्ट है, बनाई हुई है क्योंकि वो एरो दिखा रहा है। बच्चा नमन, आप बता दो क्लियर है तो मैं आपके कहने पे आगे चल पड़ूंगी। नमन, आपके मैसेज की वेट है, आप यस करोगे तो मैं आगे चलूंगी। ओके, तो अभी हमने एक बात पूछनी है, पूछ तनिष जल्दी पूछ। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ये क्या धृति लिख रही है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर। हाँ बेटा धृति, हम कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में एरो है ना वो स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ करना है, तो जो आप बात लिख रहे हो वो भी ठीक है, पर कॉम्प्लिकेटेड लिख रहे हो। मतलब तो वही निकल रहा है आपकी बात का भी, पर एरो वाली डायरेक्शन आपको बता ही रहा है, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन ही तो है, घुमा के तो एरो बनाया है नहीं। मैं ये बोलूं कि
इस एरो की डायरेक्शन ये है, तो ये जिस भी डायरेक्शन में है, तो आप कह रहे हो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके जो डायरेक्शन बनती है, बात तो वही है ना कि एरो की डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके थोड़ी ना वेक्टर बना रहा है कि जो मैं कहूँ इनिशियल है फाइनल है। तो आपने लिखा सही है, बस लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट करिए। तनिष का डाउट क्या है? तनिष, एक बात पूछनी है, लिखने के बाद पूछी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये जो स्केल बनाया है छोटा और बड़ा, जो छोटा अच्छा 1 सेंटीमीटर से 20 मीटर में। तनिष अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं ना आपकी बात नहीं समझ रही, करती हूँ आपको अनम्यूट, सुनती हूँ। जल्दी बोलो तनिष, अनम्यूट हो, जल्दी बोलो, या मुझसे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? मैम बस फिर पूछेगा, चल कॉल करके पूछ लो। क्लास लीव मत किया करो मेरे मीटिंग एग्जिट करने से पहले, मैं तो पूरा टाइम ही पढ़ाती हूँ, लास्ट में ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में नहीं पढ़ाऊंगी। अब बच्चे थोड़े बहुत एग्जिट कर रहे हैं, पर प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखना। फिजिक्स का ये बात है, आप 10 मिनट की भी कंसंट्रेशन क्लास से इधर उधर करोगे, अगली क्लास में बाकी 40-50 मिनट का समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट छूट जाता है। जैसे कशिश ने मुझे कहा आज रिपीट कर दो, पर जिसका रिपीटिशन वाला था वो मुझे अभी चाहिए नहीं था, इसलिए वो ये वीडियो में से देख लेगी। पर अगर रिपीटिशन वाला अगर इंपॉर्टेंट होता कि अभी चाहिए था, तो मुझे करना पड़ता रिपीट, है ना कशिश? तो प्रोपोर्शनल वाली चीज तो तू देख लेगी वीडियो में, पर इतना तो मेरे को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो समझ चुकी है कि लेंथ ज्यादा था, मतलब अभी वही चाहिए था। तो मैंने प्रोपोर्शनल आज पढ़ाया है, वो मैं फिर पढ़ाऊंगी, दोबारा भी आएगा, पर मेरी आदत है मैं डेफिनेशन में सारा वर्ड्स क्लियरिटी करके चलती हूँ, खुद के लिए भी आपके लिए भी, आदत से मजबूर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थक तो नहीं गए? पर इजी है, थक भी गए हो तो बहुत इजी है, कोई बात नहीं। दो ही बताऊंगी, फिर बाकी कल कर लेंगे। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कशिश कह रही है यस मैम, कोई बात नहीं, सुन लो। इक्वल वेक्टर्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल है, इक्वल का मतलब वेक्टर के पास क्या चीज है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अगर कोई चीज इक्वल होती है, वेक्टर अगर इक्वल होते हैं, दो वेक्टर्स अगर इक्वल है, we say they have same magnitude as well as direction, they have same magnitude and same direction। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी वो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। अगर मान लो मैंने ये वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर है, फिर मैंने एक और वेक्टर बनाया ऐसे, सेम लेंथ बनाई है, तो मतलब सेम, देखो सेम साइज के बना दिए ना, तो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, सेम मैग्नीट्यूड को मैं सेम लेंथ से ड्रॉ करूंगी, एकदम सेम, और डायरेक्शन दोनों की ऊपर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों की लेंथ भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, एरो भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है ऊपर। तो इसको लिखते कैसे हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिल जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए बस, तो आप अपने आप मान जाओगे कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर ये दोनों फोर्स हैं तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों 10-10 न्यूटन है, दोनों 15-15 न्यूटन है, ऐसे सेम ऐसे। ये अगर मान लो ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, इस केस में दोनों अपवर्ड थे, दोनों अब ईस्ट में है,
ये भी p वेक्टर इज इक्वल्स टू q वेक्टर। अब ये डेफिनेशन वगैरह पता है क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि टू वेक्टर्स, there are two vectors a vector and b vector such that a is equal to b, ऐसे a vector is equals to b vector। तो अभी मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं बताई कैसे करनी है, पर अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, कुछ नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू b, या बोल्ड में, क्योंकि टाइप तो कर सकते हैं ना, पेपर में टाइप वो आता है, तो मैं नहीं लिख सकती यहाँ पे बार बार, पर पेपर में या ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। डन। चिराग की बात सुन लेते हैं। अगर दोनों अलग क्वांटिटी हैं तो मैम और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा अलग अलग क्वांटिटीज को तो कभी कंपेयर करेंगे ही नहीं, फोर्स के साथ तो डिस्प्लेसमेंट कंपेयर करके क्या लेगा, आप यही पूछ रहे हो ना, दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इनकी ऑब्वियसली ये सेम क्वांटिटीज को ही आप कंपेयर करोगे, फोर्स के साथ फोर्स ही तो कंपेयर करोगे, वो अंडरस्टूड है। यूनिट्स तो अलग हो जाएंगी ना, 2 न्यूटन का फोर्स है, 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब है इसका, ऑब्वियसली सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर कर लेते हैं अनइक्वल वेक्टर्स, बस ये करेंगे फिर छोड़ दूंगी। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स कहेंगे कि यू हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स a एंड b, आपके पास दो वेक्टर्स हैं a और b, ऐसे करो, टू वेक्टर्स a एंड b are unequal when number one they have different magnitudes, second they have different direction, और थ्री बोथ 1 and 2। ये ऑप्शन नहीं दिए मैंने आपको, तीनों कंडीशंस दी हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। दो वेक्टर्स बना दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों अनइक्वल ही कहलाएंगे, ये अनइक्वल होंगे चाहे इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, चाहे इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, चाहे इनका डायरेक्शन अलग अलग हो, या दोनों अलग अलग हो। जैसे दो वेक्टर्स है ए एंड बी, रिप्रेजेंट वही एरोस ही बनानी है, फर्स्ट केस देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, तो चाहे सेम डायरेक्शन हो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों मैंने, ये फर्स्ट कंडीशन वाली बात आ रही है कि दोनों है तो ईस्टवर्ड पॉइंटिंग या बोथ पॉइंटिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, पर इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ये अनइक्वल है। सेकंड कह रहे हैं डायरेक्शन डिफरेंट हो, कि एक मैग्नीट्यूड सेम बनाओ, मान लो ये ए वेक्टर है और ऑपोजिट ले लो बी, अब डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, ए की डायरेक्शन है ए ईस्टवर्ड और बी की डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट होती है ये वेस्ट होती है, अब इन दोनों की मैंने लेंथ इक्वल बनाई है पर डायरेक्शन अलग अलग बनाए हैं। ऐसे भी हो सकता था कि ये ऊपर जितनी लेंथ का ये बनाया है उतनी लेंथ का ये बना दो कि ये ए वेक्टर है और ये बी, मैंने अपनी तरफ से इनकी लेंथ सेम बना ली है पर इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है, एक नॉर्थ में जा रहा है एक ईस्ट में जा रहा है, और थर्ड तो है कैसे भी बना दो, ये है और ये है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, तीनों अनइक्वल की कैटेगरीज हैं, तीनों अनइक्वल वेक्टर्स हैं। अब अनइक्वल वेक्टर्स का यूज कम होता है, बात यह है कि चाहे मैग्नीट्यूड में अलग हो जाए चाहे डायरेक्शन में अलग हो जाए तो वो अनइक्वल ही होंगे। इक्वल वेक्टर्स क्वेश्चन में कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया कि जहां लिखा जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, तो वहां आप समझ के चलोगे कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक जैसे हैं, इसको लिखे जाएंगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब जिनको क्लास में कोई डाउट नहीं है वो चाहे एग्जिट कर दो,
जिसको कुछ रिपीट कराना है या समझ नहीं आया वो रुक सकता है, मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल मैसेज करके जाएंगे, चाहे अगर एग्जिट भी कर रहे हैं तो, क्योंकि एक बार ट्यूनिंग होने में ना थोड़ा लग जाता है टाइम, 2-4 दिन तो लगते ही हैं। तो नमन घबरा मत जाना, मैम ने फास्ट करा दिया। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर से ही आज से एक तरीके से क्लास स्टार्ट हुई है। टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले वाली चीज मैंने डिस्कस करी थी थोड़ी सी सैटरडे को। बेटा नोट्स तो क्लास में बनाने हैं साथ साथ, नमन लिखा नहीं क्या? बड़े हो गए हो ना, छोटे थोड़ी ना हो। 11th क्लास में आके बड़े हो जाते हैं, सिलेबस भी ज्यादा हो जाता है। लिखा है ना बस फिर, अगर नहीं लिखा है तो मुझे बता देना, मैं किसी बच्चे से ले दूंगी आज के नोट्स। तो धृति को समझ आ गया, गुड। संजना बच्चा रिप्लाई करना, संजना, आदित्य, अतुल। आजीव के मैसेज आते हैं, अतुल के नहीं आते। अतुल रिप्लाई करो। कृतिका, जगजीत, वंश, उदय। नहीं नहीं मनन, जो आप लिख रहे हो वैसे नहीं लिखते। एरो हमेशा जैसे बनाई गई है ना एक के ऊपर, वैसी बनानी है मनन। आपका डाउट ठीक है। साक्षी का क्लियर, संजना गॉट इट। ठीक है उदय, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग शाम को आ जाएगी। कशिश का डन, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है साक्षी बच्चा, फ्राइडे की क्लास का आज रिपीटिशन हो ही गया। मनन फिर मेरे को कॉल करके पूछ लेना बच्चा, अगर आपका क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया मैंने तो। जिसको कोई डाउट है कॉल कर सकता है, अगर मैं चैट बॉक्स में मिस कर दिया मैंने आपका डाउट या कुछ भी बात थी तो। ठीक है ठीक है चलो ओके। शाम की डिस्कशन क्लास में भी पूछ सकते हो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैम साइन डिफरेंट है तो ए का साइन डिफरेंट नहीं होगा। साइन डिफरेंट है बेटा, साइन तो कुछ लिखा नहीं उदय। साइन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है तो वो अनइक्वल होंगे। एरो डिफरेंट है तो एक का एरो डिफरेंट नहीं होगा। उदय समझ नहीं आ रहा बच्चा, कॉल कर लेना अभी, कॉल कर लेना अभी, कर सकते हो ठीक है। जिनको कॉल कर लेना, जिनका अगर मैं आंसर अभी, मुझे तुम्हारी चैट ही नहीं समझ आ रही। चलो ओके।